हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सिविल बडी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसमें आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रिविट किए हुए लैप जॉइंट की ताकत इसके बराबर है। जिसमें तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं: कर्तन ताकत, शियर स्ट्रेंथ, धारण ताकत, बियरिंग स्ट्रेंथ और तनाव ताकत, टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास चार है, केवल ए, केवल सी, केवल बी या ए बी सी का न्यूनतम। सबसे पहले लैप जॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लैप जॉइंट दो जॉइंट को आपस में ओवरलैप करते हुए जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैप जॉइंट बोलते हैं। ये कोई हमारी एक प्लेट है, इस प्लेट को हमने इसके ऊपर रख के हमने क्या किया, हमको इसको जोड़ना है बाय यूजिंग, किसके द्वारा जोड़ना है? बाय यूजिंग रिविट के द्वारा। अब हमने इसको इसमें रिविटिंग किया, रिविट लगा के हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये रिविटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी प्लेट है इस प्लेट में हम क्या करेंगे, रिविटिंग करने से पहले प्लेट में हम क्या करेंगे, होल करेंगे, सुराख करेंगे। ठीक है, दूसरी वाली प्लेट में भी होल करेंगे। फिर इन दोनों प्लेट को हम आपस में रख के इसमें हम क्या करेंगे, रिविट को इंसर्ट करके। तो बाय यूजिंग हम किसके द्वारा कर सकते हैं? बाय हैंड ड्राइविंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर पावर ड्राइविंग के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी मेथड से हम उसको रिविट को हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, जो हमने ये रिविट हमने प्लेस लगाया है लैप जॉइंट, इसमें मान लीजिए ये P4 से हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जब हम P4 से हम इसको खींच रहे हैं, इन दो प्लेटों को हमने आपस में किससे जोड़ा है? रिविट के द्वारा जोड़ा है। जब हम प्लेट को खींच रहे हैं, ये प्लेट इधर खींच रही है, ये वाली प्लेट इधर खींच रही है, तो इसमें जो हमने रिविट लगाई है, तो रिविट में क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो हमारी रिविट अगर ज़्यादा मजबूत होगी किससे? प्लेट से, तो हमारा रिविट जो है फेल नहीं होगा। अगर प्लेट कमज़ोर हो जाएगा, रिविट क्या होना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही हमें हाई क्वालिटी की रिविट यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, जिसकी जो है कैपेसिटी हो क्या है, प्लेट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर प्लेट की स्ट्रेंथ कम है, प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और रिविट की स्ट्रेंथ कम है, तो हमारी रिविट क्या होगी, वहाँ पर रिविट जो है हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शियर फेल्यूर ऑफ रिविट। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा होता है, कितने फेल्यूर्स होते हैं? शियर फेल्यूर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला होता है π/4 इंटू d² इंटू FS। ठीक है, π/4 इंटू d², ये क्या हो गया, एरिया निकल के आ गया हमारा। ठीक है, d² क्या है यहाँ पे? डायामीटर ऑफ द रिविट। डायामीटर ऑफ द रिविट, कौन सी डायामीटर ऑफ द रिविट? ग्रॉस डायामीटर ऑफ द रिविट। ठीक है, ग्रॉस डायामीटर ऑफ द रिविट। रिविट को प्लेट में इंसर्ट करने के बाद जो डायामीटर है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिविट। और हमारा यहाँ पे FS क्या है? FS को हम बोलते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर ये हमारा हो गया फार्मूला शियर स्ट्रेंथ का। अगर मान लीजिए एक प्लेट हमारी ये है, इधर लगाया हमने, एक प्लेट इधर लगाया और एक प्लेट नीचे इसके हम और लगा दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो जो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा इसमें? तो इसमें जो हो जाएगा
पहला वाला क्या था हमारा, सिंगल शियर था, क्योंकि हमने उसमें जो है एक ही कवर प्लेट लगाया था। ये मान लीजिए इधर एक कवर प्लेट हमने ऊपर भी लगाया है और इसमें कवर प्लेट हम नीचे भी लगाए हैं, ठीक है। तो हमारा अब जो फार्मूला हो जाएगा, दो कवर प्लेट लगाया है तो क्या होगा, 2 इंटू π/4 इंटू d² इंटू Fs, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट एंड Fs क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिविट की परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितनी है, या कह सकते हैं कैपेसिटी कितनी है रिविट की लोड लेने की, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला वाला हो गया, कर्तन ताकत क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ की तरफ, ठीक है। बियरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ में का क्या फार्मूला होता है, देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा क्या है हमारा, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर जो मान लीजिए ये प्लेट हमारी है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, इसको हमने इसमें क्या कर दिया, रिविटिंग कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के खींच रहे हैं। अगर हमने फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, अगर प्लेट की स्ट्रेंथ जितना हमने फोर्स लगाया है, अगर प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो फोर्स से कम है, जो हम यहाँ पे P फोर्स से कम है, इसको मान लीजिए F फोर्स, अगर फोर्स से कम है तो हमारा प्लेट नहीं फेल होगा, ठीक है। अगर जो हमने रिविट लगाया है, अगर रिविट की स्ट्रेंथ अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं बियरिंग, क्या है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, दूसरा हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। जब हम जो हमने लैप जॉइंट लिया है उसमें जो भी फोर्स क्या है, लैप जॉइंट फोर्स लगाने के कारण जो भी स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रही हैं, किसमें, प्लेट में जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रही होगी, प्लेट में स्ट्रेस उत्पन्न होगी फोर्स लगाएंगे तो, और जो हमने रिविट लगाया है इसमें भी क्या होगी, स्ट्रेस आएगी। तो इसी जो स्ट्रेसेस इसमें आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेस हम उसको बियरिंग स्ट्रेस कह रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए जो हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ थी 100 किलो न्यूटन की, ठीक है, और हमारी जो रिविट हमने लगाया है उसकी स्ट्रेंथ है 150 किलो न्यूटन की, ठीक है, समझते रहना आप लोग। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं इन दो रिविट के बीच में, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगा दिया, जब हमने क्या किया, फोर्स ज़्यादा लगाया, कितना फोर्स लगा दिया, मान लीजिए हमने मान लीजिए 200 किलो न्यूटन का लगा दिया, तो अब क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले कम स्ट्रेंथ किसकी है, यहाँ पे सबसे कम स्ट्रेंथ हमें दिख रही है किसकी, प्लेट की।
प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी हमने मानी, 100 किलो न्यूटन की प्लेट है, और ये जो हमने रिवेट लगाया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 150 किलो न्यूटन की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो सबसे कम जिसकी स्ट्रेंथ होगी वही तो फेल हो जाएगा इसमें, ठीक है। या तो बियरिंग स्ट्रेंथ में क्या होता है, या तो रिवेट फेल हो सकती है या तो प्लेट फेल हो सकता है। किस केस में फेल होगा, जब हमने लोड जो है बहुत ज़्यादा लगा दिया, उसमें तनाव व उसमें जो है हमने बियरिंग उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने लोड लगा दिया, तो हमारा क्या होगा वहाँ पे प्लेट फेल हो जाएगी। प्लेट की स्ट्रेंथ कम रहेगी तो प्लेट फेल हो जाएगी। अगर स्टील की अगर रिवेट की स्ट्रेंथ कम रहेगी तो रिवेट फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे क्या फेल हो जाएगा, प्लेट फेल हो जाएगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में जो होता है, या तो प्लेट फेल होगी, या तो प्लेट फेल हो सकती है, अथवा रिवेट फेल हो सकती है। दोनों में से कोई भी पहले फेल हो सकती है, या जिसकी भी स्ट्रेंथ कम रहेगी वो फेल हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, D इंटू T इंटू एफ बी। डी क्या है यहाँ पे, डायामीटर ऑफ रिवेट। कौन सी डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। और यहाँ पे टी क्या शो कर रहा है, थिकनेस ऑफ प्लेट, एफ बी क्या है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो कोड ने हमें रिकमेंड किया है, ठीक है। परमिसिबल इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हमारा तो पहला हो गया, दूसरा हो गया शियर स्ट्रेंथ हो गया, बियरिंग स्ट्रेंथ हो गया। अब हम टेंशन स्ट्रेंथ देख लें, टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हम चलते हैं टेंशन स्ट्रेंथ। टेंशन में क्या फेल होगा, जो हमारा ये टेंशन में जो फेल होगा, टेंशन में क्या फेल होगा, टेंशन में हमारा क्या फेल हो जाएगा, प्लेट फेल हो जाएगा, ठीक है। टेंशन में हमें क्या याद रखना है, टेंशन में जो फेल होगा, क्या फेल होगा, प्लेट फेल होगा। कैसे फेल होगा प्लेट, मान लीजिए ये हमने एक प्लेट इधर लगाया, ठीक है। एक प्लेट हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। किसके द्वारा ज्वाइन किया, ये रिवेटिंग के द्वारा। अगर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कोई एफ फोर्स हमने अप्लाई किया इधर, और एफ फोर्स हमने इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारी अगर प्लेट की स्ट्रेंथ कम रहेगी, तो टेंशन हमने ज़्यादा लगा दिया, प्लेट की स्ट्रेंथ कम है, और जो हमारी क्या रिवेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या कौन सा फेल्यूर हो जाएगा, टेंशन फेल्यूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या फेल होगा, प्लेट फेल होगा, ठीक है। इसमें रिवेट फेल नहीं होती हमें कभी भी। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, टेंशन फेल्यूर में क्या फेल होगा, प्लेट फेल होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो टेंशन फेल्यूर का अब फार्मूला हम देख लेते हैं। तनाव, जिसको हम बोलते हैं तनाव या टेंशन, इसका क्या फार्मूला होता है, पी क्या है, प्लेट, P माइनस डी, ठीक है, इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, P को हम बोलते हैं पिच,
ठीक है। और डी क्या है, डायमीटर, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, और एफ टी क्या है, एफ टी को हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो हमें ये 3 फार्मूले यहाँ पे पता चल गए। पिच क्या है, पी से पिच, और डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द प्लेट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, और एफ टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पिच के बारे में, पिच है क्या है, और गेज क्या होता है, और रिविट वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम टर्म देखते हैं क्या है, पहला टर्म देखते हैं ग्रॉस डाया ऑफ रिविट। ग्रॉस डाया ऑफ रिविट वो है, उस डायामीटर को हम कहते हैं जो रिविट को, ये मान लीजिए हमारा प्लेट है, इस प्लेट में हमने क्या किया, एक होल किया, होल करने के बाद मान लीजिए रिविट थी हमारी, ठीक है, रिविट थी, इस रिविट को हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया। तो रिविट की जो हम यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारा क्या है, कोई प्लेट है, ये हम रिविट को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। अब मान लीजिए हमने को यहाँ रिविट को क्या करना है, प्लेस करना है, जोड़ना है। एक प्लेट ये है और इसके ऊपर हमने एक प्लेट ऐसे करके लगा रखी है। ठीक है, इन दोनों प्लेट को क्या करना है, वापस आपस में जोड़ना है। तो इस रिविट का जो डाया है, इस डायामीटर को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल डायामीटर। ठीक है, नॉर्मल डायामीटर। अब जब हम इस रिविट को इसमें प्लेस करेंगे तो ये जो हमें यहाँ का इसका व्यास जो होगा, इसका डायामीटर और इसका डायामीटर अगर बराबर होगा तो रिविट क्या होगी, आसानी से इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसके लिए हमें इसका डायामीटर जो हम छिद्र बनाते हैं, तो इसका डायामीटर हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब रिविट को जब हम इसमें लाके इसमें इंसर्ट कर देंगे, जो उसके बाद जो डायामीटर होगी, तो उसी डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस डाया ऑफ रिविट, उसी को हम ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिविट बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट जो लिया जाता है, 2 केस है। अगर प्लेट की थिकनेस ग्रेटर देन 25 mm है तो हम जो डाया जो लेते हैं रिविट की डायमीटर्स में 1.5 mm हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर प्लेट ये जो होता है पहला वाला केस, ये वाला केस जो होगा, प्लेट की थिकनेस किसके लिए, अगर प्लेट की थिकनेस लेस देन 25 mm है। अगर प्लेट की थिकनेस ग्रेटर देन 25 mm है तो हम क्या करते हैं, डायमीटर में क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ जो रिविट होगी उसको हम 2 mm उसमें क्या है एक्स्ट्रा लेके चलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितनी चीज़ क्लियर हुआ आज। पहला हमने क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। पहला हमने पढ़ा शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा पढ़ा बियरिंग स्ट्रेंथ, और हमने तीसरा पढ़ा टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, टियरिंग स्ट्रेंथ जो किस में फेल होगा, प्लेट में फेल होगा, और ये किस में फेल होगा, प्लेट और रिविट, प्लेट अथवा रिविट दोनों में फेल हो सकता है। ये किस में फेल होगा, रिविट में फेल होगा, शियर। ठीक है, ये तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है,
अब हम इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं, पिच क्या होता है और गेज क्या होता है, इन सब के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारी प्लेट है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है, रिविट लगाए हैं ऐसे ऐसे करके, 1 2 मतलब 5 रिविट लगाए हैं, ठीक है। अब हमने इसको पी फोर्स से हम लगा रहे हैं। जो हमारा पहला क्या टर्म है, गेज लाइन क्या होता है, गेज लाइन के बारे में हम देखते हैं। गेज लाइन, गेज लाइन क्या होता है? गेज लाइन वो लाइन होती है जो रिविट को एक सीधी रेखा में जोड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेज लाइन बोलते हैं, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं, गेज लाइन वो लाइन होती है जो लोड के, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के पैरेलल एक सीधी रेखा में होती है, क्योंकि फोर्स हमारा इधर लग रहा है और रिविट भी हमने कैसे लगा रखे हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। जो लोड की जो पैरेलल रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गेज लाइन बोलेंगे या रिविट लाइन बोलेंगे, ठीक है, जो हमने रिविट लगाई है। मान लीजिए ये देखिए अब, ठीक है। गेज लाइन जो होगी हमेशा क्या होगी, सेंटर ऑफ द रिविट से पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेज लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये क्या है, गेज लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गेज लाइन ऑफ रिविट बोलते हैं। एक सीधी, अब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रिविट को एक सीधी रेखा में जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, गेज लाइन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गेज लाइन के बाद हम लोग देखते हैं पिच। दो रिविट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच, PITCH, ठीक है। दो रिविट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या, जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब हम देखते हैं गेज डिस्टेंस क्या होती है। लोड के पैरेलल, ठीक है, ये हमारा क्या है, लोड हमने इधर लगाया है, लोड के परपेंडिकुलर, लोड का परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये हुआ। लोड के लंबवत या परपेंडिकुलर, लोड के लंबवत जो डिस्टेंस होगी दो रिविट के बीच में, एक रिविट ये है मान ली, एक रिविट यहाँ पे है, एक रिविट यहाँ पे है। लोड के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, गेज ऑफ रिविट बोलते हैं, ठीक है। और अब हम गेज ऑफ रिविट आप लोग क्लियर हो गया। अब हम इंड डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसको हम किनारा दूरी बोलते हैं। रिविट जोड़ में प्लेट के किनारे से, प्लेट का किनारा कौन सा, ये है, प्लेट के किनारे से निकटतम जो भी पास वाली रिविट होगी, मान लीजिए ये वाली रिविट ले लीजिए, इस प्लेट के किनारे से निकटतम दूरी रिविट की क्या कहलाती है, एज डिस्टेंस कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस, ई या आप एज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम किनारा दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है, किनारा दूरी। यहाँ पे हमें क्या हुआ, गेज लाइन क्या होती है, जो रिविट को एक रेखा में जोड़ती है, उसको हम गेज लाइन बोलते हैं या रिविट लाइन बोलते हैं। और जो हमारा पिच क्या होता है, दो रिविट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और गेज क्या होती है, और गेज परपेंडिकुलर, लोड के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट, दो रिविट के बीच में जो दूरी होती है उसको हम गेज बोलते हैं। और एज डिस्टेंस या किनारा दूरी क्या होती है, प्लेट के किनारे से लेके रिविट तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। प्लेट के किनारे से निकटतम रिविट, जो पास वाली रिविट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पिच क्लियर हो गया, गेज क्लियर हो गया, एज डिस्टेंस क्लियर हो गया और गेज लाइन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चंस क्या है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रिविट किए हुए लैप जॉइंट की ताकत इसके बराबर होगी, कर्तन ताकत, धारण ताकत, तनाव, ए बी सी या तीनों में से जो मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कर्तन ताकत हमारी कितनी है, 100 किलो न्यूटन की है, और धारण ताकत हमारी है 75 किलो न्यूटन, और तनाव ताकत हमारी कितनी है, 50 किलो न्यूटन। तो आप लोग बताइए इसमें जो हमारा लैप जॉइंट की ताकत किसके बराबर होगी, किस में, तो हमारा जो लैप जॉइंट होगा वो किस में फेल हो जाएगा, ठीक है, किस में फेल होगा। तो यहाँ पे देखिए 100 किलो न्यूटन में फेल हो सकता है, नहीं। 75 किलो न्यूटन में फेल हो सकता है, नहीं। किस में फेल हो, तनाव में फेल हो सकता है ना। किसके, अब इसकी ताकत किसके बराबर होगी, तो जो भी उसके मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो दोनों इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, लोड लेने की कैपेसिटी जिसकी सबसे कम होगी, उसी की क्या हो जाएगी, लैप जॉइंट की इसके उसी मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो हमारी लैप जॉइंट है, जो हमने लैप जॉइंट यहाँ पे हमने कहा है, उस लैप जॉइंट की ताकत कितनी है, 50 किलो न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि 50 किलो न्यूटन तक का ही लोड ले सकता है। अगर हमने 50 से ज़्यादा लोड उस पर दिया तो वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। 50 किलो न्यूटन तक 50 किलो न्यूटन तक क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कशन सारा कर लिया कंप्लीट। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिविट किए हुए लैप जॉइंट की ताकत इसके बराबर होगी, कर्तन ताकत, धारण ताकत या सी तनाव ताकत, या इन तीनों में से जो मिनिमम होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, अगर मान लीजिए कोई भी लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट हमने माना इसकी कर्तन में कितनी इफिशियंसी है, कि कितना लोड ले सकता है, 100 किलो न्यूटन, और इसमें 75 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसमें कितना ले सकता है, 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो इसकी लैप जॉइंट की जो ताकत होगी किसके बराबर होगी, जो इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी उसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, उसी के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 50 किलो न्यूटन जो मिनिमम वैल्यू ए बी सी का जो न्यूनतम मान होगा उसी के बराबर हो जाएगी, या कर्तन ताकत का मान कम होगा, मिनिमम इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही लैप जॉइंट की ताकत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हमारा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, ए बी और सी का जो मान न्यूनतम होगा। अगर क्वेश्चंस में वैल्यू दे के पूछता है तो आप कैसे लगाते, जो इन तीनों वैल्यू में से जो कम होता वही हमारा ऑप्शन होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक काल्पनिक रेखा जिस पर रिविट लगाए जाते हैं, इसे निम्न नामों से जाना जाता है। रिविट रेखा अभी हमने बताया, रिविट रेखा को क्या बोलते हैं, रिविट लाइन हमने ऊपर समझाया था, रिविट लाइन या स्क्राइब रेखा। रिविट लाइन और स्क्राइब रेखा दोनों एक ही हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, उपरोक्त पृष्ठ रेखा भी हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम तीनों बोलते हैं, ठीक है, या रिविट लाइन बोलते हैं, या रिविट रेखा, या स्क्राइब रेखा, या पृष्ठ रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीनों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि और डी रिविटों के अंतराल यदि और डी रिविटों के अंतराल और सकल व्यास डी है, तो रिविट जोड़ की दक्षता हमें निकालनी है। इसकी रिविट जोड़ की दक्षता कितनी होगी, तो हम लोग देख लेते हैं दक्षता कितनी होती है। रिविट जोड़ की दक्षता के लिए जो फार्मूला होता है P माइनस डी अपॉन P, ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। P क्या है, पिच, और D क्या है, डायमीटर ऑफ द रिविट, और
यहाँ पे पी क्या है, पिच। यहाँ पे अगर आपको डायमीटर ऑफ द रिविट दिया हुआ है और पिच दिया हुआ है, तो अगर दक्षता पूछ रहा है तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रिविट किए हुए जोड़ की दक्षता इस अनुपात के रूप में परिभाषित होती है। रिविट जोड़ की न्यूनतम सामर्थ्य अभी हमने ऊपर बताया था, अगर जिसकी सामर्थ्य सबसे कम होगी वही उसकी दक्षता हो जाएगी, ठीक है, वही उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। एक रिविटेड जोड़ की सबसे बड़ी सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ठीक है, एक रिविटेड जोड़ की सबसे बड़ी सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट की सामर्थ्य। और सी ऑप्शन क्या है, एक रिविटेड प्लेट की न्यूनतम सामर्थ्य तथा रिविटेड जोड़ की सबसे अधिक सामर्थ्य। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिविट छिद्र का व्यास रिविट के व्यास का बनाया जाता है। अगर हमने अभी पिछले में डिस्कस किया था, अगर 25 mm तक रिविट व्यास के लिए 1.5 mm अधिक लेते हैं, ठीक है, और 25 mm से अधिक रिविट व्यास के लिए हम कितना लेते हैं, 2.0 mm लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन 1 वाला तो ये कोई होता ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी एंड सी, यहाँ पे ये दोनों होंगे हमारे, सी एंड डी, ठीक है, सी वाला एंड यहाँ पे डी की जगह बी एंड सी होगा, बी एंड सी होगा, बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी सही होगा, ठीक है, पाँचवा का बी एंड सी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक की सिफारिश के अनुसार रिविट के कुल क्षेत्रफल का अनुपात अपरूपण प्रतिबल होता है। अगर आईएस कोड ने जो कहा है इंडियन स्टैंडर्ड, तो इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या कहा, 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। तो 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है, होना चाहिए, ये आईएस कोड कह रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबल की दिशा में, अब हम ये क्वेश्चन है, प्रतिबल की दिशा में निकटतम रिविट या बोल्ट के छिद्रों के एक केंद्र से दूसरे केंद्र के मापन क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। ये मान लीजिए ये है प्रतिबल की दिशा में, प्रतिबल की दिशा में एक रिविट से लेके दूसरे रिविट के बीच में क्या होती है, पिच बोलते हैं ना, पिच बोलते हैं। और प्रतिबल के दिशा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये गेज वाला पूछता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस्परिक समांतर रिविट रेखा में संलग्न रिविट के केंद्र से एक केंद्र की रिविट रेखा कहलाती है। रिविट पिच, रिविट का गेज दूरी, विषम स्टैगर्ड पिच, पारस्परिक समांतर रिविट रेखा में संलग्न रिविट। यहाँ पे जो स्टैगर्ड रिविट होती है, हम रिविट को एक ऐसे कहीं ऐसे लगाते हैं, एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक हमने यहाँ लगाया, स्टैगर्ड के फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। स्टैगर्ड रिविट यहाँ पे ऐसे हम लगाते हैं, स्टैगर्ड रिविट। ये क्या कहला है, स्टैगर्ड रिविट हम क्या कहते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हम नहीं लगाते, रिविट को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड रिविट बोलते हैं, विषम रिविट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, रिविट पिच तो नहीं होगा, रिविट का गेज दूरी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, सी विषम या स्टैगर्ड रिविट, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट जोड़ का मुख्य प्रकार दोहरा आवृत है।
अप्रोपर रिविटेड जोड़, चैन रिविटेड जोड़, जिगजैग रिविटेड जोड़, ये जो है बट ज्वाइंट के प्रकार होते हैं, सारे प्रकार से हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिविटेड जोड़ का डिजाइन धारण पर आधारित है। लोड सभी रिविट के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है। ठीक है, लोड जो जितने भी हमने रिविट लगाई है उसमें जो भी फोर्स आ रहा है या लोड आ रहा है वो चारों तरफ क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। रिविट द्वारा कर्तन तनाव अपने सकल क्षेत्र पर समान रूप से वितरित किया जाता है। जो भी रिविट हमने प्लेस किया उसकी जो भी डायमीटर है उसमें क्या होगा, टेंशन जो है चारों तरफ समान दिशा में बराबर वितरित होता है। बियरिंग तनाव प्लेट के संपर्क सतहों और रिविट के बीच एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से रिविट जोड़ के अभिकलन में किस मान्यता को लिया जाता है। प्लेट्स के बीच घर्षण नगण्य होता है। ठीक है, रिविट को समान रूप प्रतिबल स्ट्रेस किया जाता है। प्लेट के मध्य भाग में प्रतिबल स्ट्रेस सर्वाधिक होता है। या फिर यहाँ पे कौन सा लिया जाता है, जो हम प्लेट लेते हैं प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है उसको हम जीरो मान के चलते हैं। ये हमारा क्या है, एजम्पशंस है। ये आप लोग जो एजम्पशंस वगैरह देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। आज कुछ एजम्पशन अपनाए गए हैं डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, प्लेट जो दो हमने प्लेट लगाई है, इन दो प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस होगा। जब लोड लगेगा तो वो फ्रिक्शंस को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्विन के फार्मूले के मुताबिक अगर प्लेट की मोटाई मिलीमीटर में है तो रिविट का व्यास, अन्विन थे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिविट का व्यास निकालने के लिए एक फार्मूला दिया D इजकल टू, जिसे हम अन्विन फार्मूला जानते हैं, D इजकल टू 6.05 T। यहाँ पे T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट है। ठीक है, तो हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला हमारा ऑप्शन है B, C नहीं हो सकता और डी तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 6.05 इंटू टी। ठीक है, 6.05 इंटू रूट टी होगा। ठीक है, रूट टी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 6.सी वाला होगा, 6.05 रूट टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अन्विन फार्मूला भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हवा या भूकंप लोड के प्रभाव को ध्यान में रखने पर रिविट में स्वीकृत स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर जहाँ भी हम स्ट्रक्चर या प्लेट क्या नाम है ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे हम एयर का प्रेशर और जो है वहाँ पे अगर अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो उसके लिए हम जो है स्ट्रेस उसमें कितना बढ़ जाएगा। जो भी अगर भूकंप आता है तो वहाँ स्ट्रेस कितना 25% तक, उस वाले 25% तक क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ज्वाइंट में आवश्यक रिविट की संख्या होती है कर्तन सामर्थ्य के बराबर, बियरिंग सामर्थ्य के बराबर या धारण सामर्थ्य के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमारी रिविट होती है उसमें जॉइंट में आवश्यक रिविट की संख्या किसके बराबर होती है, धारण सामर्थ्य के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक जॉइंट में आवश्यक रिविट की संख्या। आवश्यक रिविट की संख्या अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ रिविट, फोर्स कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू क्या होती है, रिविट वैल्यू हमने देखा शियर स्ट्रेंथ में और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो भी कम वैल्यू होगी उसी को हम, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रिविट वैल्यू। जितना फोर्स आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिविट मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्तन सामर्थ्य के बराबर नहीं, बियरिंग सामर्थ्य के बराबर, धारण सामर्थ्य के बराबर नहीं, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी होगा, 15 का हमारा कौन सा होगा, 15 का डी होगा, 15 का होगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जिन रिविट को गर्म किया जाता है और फिर स्थल में चलित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिन रिविट को हम लगाने का क्या क्या तरीका है? एक तो पावर हैंड ड्राइवन है, ठीक है, हैंड ड्राइवन से लगा सकते हैं, और एक पावर ड्राइवन है, पावर के जरिए हम लगा सकते हैं। तो इसका जो है किस नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है? अगर हम गर्म करके लगा रहे हैं पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट हम कहाँ पे लगा रहे हैं? फील्ड में, स्थल में लगा रहे हैं। स्थल का क्या मतलब है? फील्ड में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है? तो पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट ये तो हो नहीं सकता। पावर ड्राइवन फील्ड रिविट, हाँ ये हो सकता है। पावर हैंड ड्राइवन, हैंड की बात ही नहीं, पावर की बात है। कोल्ड ड्राइवन रिविट, कोल्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर को अगर हम रिविट लगा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्राइवन रिविट बोलते हैं, ठीक है? तो हमारा 16 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। जब गेज दूरी पिच से अधिक होती है तो खंड की विफलता एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है, ठीक है? जब गेज की दूरी, अगर मान लीजिए एक रिविट हमने यहाँ लिया और एक रिविट हमने बहुत दूर पे ले लिया, तो जो हमारा ये प्लेट होगा वो जब टूटेगा तो एक रेखा में नहीं होगा, क्योंकि हमने रिविट की संख्या जो है कम कर दी है। जितनी रिविट आनी चाहिए उतनी रिविट हमने लगाई नहीं है, तो उसकी जो प्लेट जब फेल होगा तो ये सीधी रेखा में नहीं होगा। एक अगर कई सारी रिविट हम लगा देते तो क्या होता है? वहाँ पे एक सीधी रेखा में ये रहता है, तो इसी वजह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में रहेगा। ये भी सही है। जब गेज दूरी पिच से कम होती है तो खंड की विफलता एक सीधे समकोण पर होती है, ठीक है? अगर मान लीजिए ये है हमारी प्लेट और हमने इसमें कई सारी पास रिविट लगा दी हैं, अब जो ये फेल होगा तो एक प्लेन में ही रहेगा, ठीक है? पैरेलल रहेगा, ठीक है? अब सी ऑप्शन क्या? जब गेज दूरी पिच के बराबर होती है तो अनुभाग की विफलता संभावित छिद्र के वृद्धि के साथ अधिक होती है, ठीक है? तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन जब सही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इज़ द राइट आंसर। सभी विकल्प क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठंडे लगाए जाने वाले रिविट की प्रास किसे हम बोलते हैं? प्रास हम बोलते हैं डायामीटर को, ठीक है? प्रास बोलते हैं डाया को। प्रास हम बोलते हैं किसको? डायामीटर को बोलते हैं, ठीक है? अब हम प्रास ठंडे लगाए जाने वाले रिविट, मतलब ठंडे लगाए जाने वाले क्या मतलब है? ठंडा करके नहीं लगा रहे हैं। ठंडा, ये आप लोग मत समझिए, ये समझिए कि इस रिविट को हम ठंडे में लगा रहे हैं। ठंडे में नहीं, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम लगा रहे हैं तो उस रिविट को हम क्या बोलेंगे? ठंडे लगाए जाने वाले रिविट। तो इसकी जो व्यास होती है किसके बराबर होती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे हमारा होगा 22 mm से लेके, हमारा यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 12 mm से लेके 22 mm तक होना चाहिए, ठीक है? तो ये कोड कह रहा है, IS कोड कह रहा है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिविट को लगा रहे हैं तो उसका जो डायमीटर होना चाहिए तो 12 mm से लेके 22 mm तक होना चाहिए, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही कथन चुनें। टैकिंग या आबंधन रिविट का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि दो आसन्न रिविट के बीच के केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी 20 या 200 mm से अधिक हो या जो भी कम हो। इन दो, या तो 12 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट या 200 mm या इन दोनों में से कम हो। तनाव की गणना के लिए टैकिंग रिविट्स को नहीं माना जाता, सही है। टैकिंग रिविट संपीड़न उपांग के अंतर्गत आने वाले दो एंगल सेक्शन जो बैक से बैक जुड़े हैं उनकी पूरी लंबाई में दिए जाते हैं। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आप लोग देखिए, ये मान लीजिए एक एंगल सेक्शन आपका ये है, ठीक है? एक एंगल सेक्शन ये है और आपका ये दूसरा एंगल सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है दो एंगल सेक्शन
कि जो बैक से बैक ये बैक टू बैक है, ठीक है, फ्रंट तो है नहीं, इसका बैक वाला है, ये अब ये भी बैक वाला पोर्शन है, ये भी बैक वाला पोर्शन है, उनकी पूरी लंबाई में लिए जाते हैं। अब जब हम इसमें रिवेटिंग करेंगे, इसकी जो पूरी लेंथ होगी तो हम पूरी लेंथ में ही उसको करेंगे, ठीक है, एक बना देंगे, ठीक है, क्योंकि दो को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसको हम पहले दो अलग अलग मेंबर थे, इन दोनों को मेंबर को हमने रिवेटिंग करके इसको हमने क्या कर दिया, सिंगल यूनिट में इसको हमने बना दिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट 19 क्वेश्चन है, ये पीछे छूट गया था। अन्विन फार्मूला द्वारा 16 mm मोटाई, डायमीटर क्या दिया हुआ है, 16 mm मोटाई की जोड़ने वाली प्लेट की रिविट का व्यास होता है, डायमीटर पता करना है, जिसमें 16 mm मोटाई की यहाँ पे थिकनेस जो दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ है, 16 mm। और जो हमारा अन्विन फार्मूला क्या होता है, अन्विन फार्मूला किसके लिए होता है, डायमीटर ऑफ द रिविट निकालने के लिए होता है। तो इसका फार्मूला 6.05 रूट टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना दे रहेगा, 16 mm दे रहेगा। यहाँ पे 16 mm रखेंगे तो कितना होगा, रूट 16 किसके बराबर होगा, 4 के। तो यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौ कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कितना होगा, 24 mm इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब प्लेट मौसम के संपर्क में आती है तो पिच में लाइन पर टैकिंग रिविट प्रदान की जाती है, जो कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब टैकिंग रिविट क्या होता है, इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आंसर जान लीजिए। टैकिंग रिविट हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम क्या हमेशा मौसम ख़राब रहता है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, टैकिंग रिविट, एक्स्ट्रा रिविट प्रोवाइड कर देते हैं, टैकिंग रिविट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है क्या ऑप्शन होगा, 16T होना चाहिए अथवा 200 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या 16T का जो निकल के आया हमारा 10 mm आया, इससे आया इसको आया 100 mm, इससे आया 200 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर क्या होगा, 16T होगा, 16T होगा। तो हमारा 14 का कौन सा ऑप्शन हो गया, 14 का हो गया बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, तब तक आप लोग लेक्चर को देखते रहिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट करके आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स।